नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम जानने वाले हैं कि हिडन क्यूरिकुलम क्या होता है। देखिए, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आगे तक, वो सारा का सारा इकट्ठा अगर आप कर देंगे तो क्यूरिकुलम कहलाया जाता है। उस क्यूरिकुलम को हम हर एक क्लास में सिलेबस के तौर पर पढ़ते हैं, जो सेग्रीगेशन हो जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो जब हम हिडन क्यूरिकुलम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इतने तरीके के हमारे पास क्यूरिकुलम होते हैं, जैसे कि फॉर्मल जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं ना, क्लास बाय क्लास जो हम पढ़ते जाते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। उस फॉर्मल क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम को हम औपचारिक स्पष्ट क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर अनौपचारिक अस्पष्ट या फिर अप्रकट्य, जो आपके सामने नहीं है कहीं पर भी, वो जो एजुकेशन कहलाई जाती है वो हिडन क्यूरिकुलम कहलाया जाता है। इन दो के अलावा बाकी के पास नाम बता देती हूँ। सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंटीग्रेटेड, कोर क्यूरिकुलम, नल, स्पाइरल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल। अभी हम इन सब की बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि क्लास में जाकर जो आप औपचारिक तरीके से पढ़ाई करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसे आप एक्सप्लिसिट भी कह सकते हैं। और जो इनफॉर्मल, यानी किताबों में कहीं लिखा नहीं है, कोई क्रमबद्ध तरीके से आपको ये सिखाया जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप स्वतः बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। उन अप्रकट्य या अस्पष्ट तरीके से लिखी हुई चीज़ों को, अप्रत्यक्ष तरीके से लिखी हुई चीज़ों को, इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट या फिर हिडन क्यूरिकुलम। आई होप नाम समझ में आ गया होगा। देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो जैसे ही आप प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं, कुछ चीज़ें आप कहीं पर लिखी नहीं है स्पष्ट तौर पर, लेकिन आप फॉलो करते हैं। अनुशासन में रहना, क्लास में कैसे बिहेव करना है, टीचर को विश करना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, लंच टाइम में आपको लंच करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा व्याख्यान जो आप अपने दिमाग में कैरी कर कर चलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, वो होता है हिडन क्यूरिकुलम। अब ये हिडन क्यूरिकुलम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहले वो जानने से पहले आप ये समझिए, हिडन क्यूरिकुलम को फिलिप वेस्ले जैक्सन ने कॉइन किया था। सबसे पहले बेसिक आइडिया हिडन क्यूरिकुलम का इनके दिमाग में आया और उसके बाद इन्होंने एक 1968 में किताब लिखी, लाइफ इन क्लासरूम। ठीक है, अब क्लासरूम में ज़िंदगी क्या होती है, आप और मैं अगर अपने बचपन के क्लासरूम में चले जाएं तो हम बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, कई बार नहीं भी सुनते हैं, अपने सहपाठियों की बात सुनते हैं, समझते हैं उनका क्या आइडिया है, बहुत सारे लेसन्स को लेकर, चैप्टर्स को लेकर, टीचर्स को लेकर, स्कूल एनवायरनमेंट को लेकर डिबेट्स जब हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं ना। ये जितनी भी चीज़ें हम हमारे टीचर से सीखते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, नहीं सुनने के दुष्परिणाम क्या होते हैं वो भी कई बार हम अपने क्लासमेट से या फिर किसी टीचर के अचानक कुछ कह देने से समझ पाते हैं कि हर टीचर का हर एक लेक्चर कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो ये वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं क्लास में, लेकिन क्या ये कहीं पर लिखी गई हैं? क्या किसी भी लेसन में पर्टिकुलरली आपको ये बताया गया था कि आपको ये बातें सीखनी है? नहीं ना। हम बहुत सारी बातें बिना किसी भी किताब में अंकित शब्दों को देखे बगैर जो सीखते हैं वो हिडन क्यूरिकुलम होता है। ठीक है ना, यानी आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप सीख रहे हैं। जैसे कि अनुशासन और नियम। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं और हम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं गए हैं हर जगह पर, आप फॉलो करते हैं। हर टीचर को विश करना है, जूनियर हो या सीनियर, ये आप कहीं लिखा नहीं गया विश ऑल द टीचर्स, लेकिन आप करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप टीचर की परमिशन लेकर जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप एक बार हाथ उठा देंगे और टीचर से अपनी क्वेरी पूछेंगे, थैंक यू कह देंगे, राइट। किसी चीज़ को पूछना है तो किस तरीके से पूछना है, तपाक से नहीं बोल देना, थोड़ी शालीनता बना कर रखनी है। वो सब चीज़ें आप जो सीखते हैं, जो करते हैं अपने एनवायरनमेंट को देखकर, उस पर्टिकुलर व्यवस्था को देखकर, जिस व्यवस्था में आप गए हैं एजुकेशन पाने के लिए, वो हिडन क्यूरिकुलम है, राइट। तो क्या क्या आप सीखते हैं? अनुशासन सीखते हैं, जो नियम होते हैं वो, शिक्षक का व्यवहार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार टीचर्स ये भूल जाते हैं कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट में उनको रस बस जाना चाहिए,
रच बस जाना चाहिए। स्कूल के एनवायरनमेंट में रचने बसने का मतलब होता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम किसी बच्चे की क्वेरी को कैसे हैंडल कर रहे हैं या किसी भी बच्चे के इंडिसिप्लिन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो जो हमारा पूरा व्यवहार होता है, उस व्यवहार को लगातार रीड कर रहा होता है वो स्टूडेंट जो अपने टीचर को आइडल मानता है, और अगर नहीं भी मानता तब भी अपने टीचर से बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए टीचर का जो व्यवहार होता है वो भी हिडन क्यूरिकुलम का ही एक हिस्सा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो हम अपने आप को प्रॉपरली कंडक्ट करें। प्रॉपरली कंडक्ट करने में हमारे गेस्चर्स, हमारे बोलचाल का तरीका, हम खुद को कैसे कैरी करते हैं और हमारा व्यवहार, हमारा बच्चों से बातचीत करने का, अपने कॉलीग से बातचीत करने का सब तरीका उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप इन एस्पेक्ट से समझ गए होंगे, राइट। तो शिक्षक के व्यवहार से और अपने सहपाठियों के व्यवहार से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं वो हिडन करिकुलम का एक हिस्सा होता है। चलिए, इसके अलावा विद्यालय की संस्कृति और वातावरण। हर एक विद्यालय का अपना एक नियम होता है, हर एक विद्यालय की अपनी एक संस्कृति होती है जो वो फॉलो करते हैं। किसी का जो ध्येय होता है, जो मोटो होता है, उस पर एकदम अड़िग होकर स्कूल चलता है। और कुछ आपको पता ही है कि स्कूल की व्यवस्था कैसी हो गई है, कुछ बहुत ही लाइटली लेते हैं। किसी किसी स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत नियम होता है कि हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए बोलने का, डिबेट करने का, स्पीच बोलने का, माइक पर आने का यानी स्टेज पर आने का, डांस में पार्टिसिपेट करने का। कुछ स्कूल्स बहुत बेहतरीन तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि उनका हर एक स्टूडेंट को रीच किया जाए। कुछ स्कूल्स में ये फॉलो नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहाँ पर हर एक बच्चे तक टीचर को पहुँचना ही है और हर एक बच्चे के हिडन टैलेंट को बाहर निकाल कर लेकर आना है, तो आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से इस चीज़ को समझ लिया। और फिर जब आप यही संस्कार कैरी करके बाहर जाते हैं, किसी भी व्यवस्था में आप काम करते हैं, तो आप इंश्योर करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को उसका राइट, उसके हिस्से की जिम्मेदारी, उसके हिस्से का मंच या जो भी उसका राइट है वो ज़रूर दें, राइट। तो ये भी आपका हिडन टैलेंट, जो टैलेंट है उसको निकालने का जो सिस्टम है वो भी आप हिडन करिकुलम से सीख लेते हैं। छात्रों का आपसी संवाद, हम किस तरीके की बातें करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है मान लीजिए, और आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, तो अगर आप उसको प्रेरित कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी तो एक हिडन करिकुलम ही है ना। आपने प्रेरणा लेके अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर ली। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करता और आपने अपने किसी सहपाठी या फिर अपने दोस्त से ये सुना कि खेलने से उसको कैसा लगता है, वो कैसा फील करता है, और उससे आप इंस्पायर होकर खेलने चले गए। तो जो बातें आप अपने सहपाठियों से करते हैं या अपने स्कूल के सीनियर या जूनियर से भी करते हैं, जो आपको प्रेरणा देती है गलत या सही तरीके से, वो सारी की सारी आपका हिडन करिकुलम होगा। सामाजिक और नैतिक मूल्य। देखिए, हम अगर साइंस की बात करते, एसएसटी की बात ना करें, जीके की बात ना करें, नियमों की बात ना करें, तब भी समाज में हमें कैसे खुद को कंडक्ट करना है, सिविक सेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अनायास ही स्कूल में आकर सीख जाते हैं। हमें खुद को कैसे कैरी करना है, ड्रेस कैसे पहनना है, बैग कैसे लगाना है, टिफ़िन कैसे रखना है, कोई चीज़ बिखर ना जाए, व्यवस्थित तरीके से हमें किस तरीके से अपनी किताबों को अरेंज करना है, लाइब्रेरी कैसे जाना है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के बाद कैसे अपने आप को सेटल करना है, ड्राइंग के आर्ट्स रूम में हमें कैसे बिहेव करना है, लैब्स में हमें कैसे बिहेव करना है। जब आप ये सब चीज़ें सीखते हैं ना, तो आप समाज में अलग अलग जगहों पर कैसे खुद को कंडक्ट करेंगे आपको ये पता चलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है जहाँ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से सीखता है। और जब आप सीखते हैं तो आप एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति बनकर समाज में जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या सीखते हैं उस पर, राइट। तो ये भी आपका हिडन करिकुलम का ही एक हिस्सा है। अब हिडन करिकुलम से आप और क्या चीज़ें सीख सकते हैं। पॉजिटिव होना सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं, जिम्मेदारी लेना सीख सकते हैं। बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं, कैप्टन्स बना देते हैं, और फिर उन मॉनिटर्स या कैप्टन्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि क्लास की व्यवस्था ख़राब ना हो। अगर टीचर पीरियड ओवर हुआ है, टीचर आई नहीं है और
पहले पीरियड की टीचर चली गई हैं तो वो जो अंतराल है उसमें व्यवस्था कैसे बना कर रखनी है। तो आप जिम्मेदारी देते हैं ना, कैप्टन्स को जिम्मेदारी देते हैं, परेड कराते हैं, तब पूरा एक हाउस साथ में परेड कर रहा होता है और दूसरे हाउस से कॉम्पीट भी कर रहा होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं? ये जो चीज़ें निहित हो जाती हैं आपके अंदर, जिम्मेदारी लेने का एक आपके अंदर जो टैलेंट डेवलप हो जाता है। अगर आप घर में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब टीचर्स उनको बताती हैं कि ये हमारे स्कूल का ना सबसे ज़िम्मेदार बच्चों में से एक बच्चा है या बच्ची है। तो पेरेंट्स कहते हैं पर घर में तो बड़ा गैर जिम्मेदार है, तो पर उसने स्कूल में आके जिम्मेदारी सीखी है, राइट। इसका मतलब उसने जिम्मेदारी जैसे तत्व को, भले ही वो घर में ना करता हो उसको, पर लेना सीख लिया उसने, जिम्मेदारी के तत्व को उसने अपने अंदर पूरी तरीके से घोल दिया है, राइट। तो ये भी आपका औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। व्यवहार कैसा है, उसके मूल्य कैसे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आ जाता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन क्या होता है? एक टीचर आपसे जब संवाद करती है, आप लोगों से डिस्कशन करती है, चर्चा करती है, तो उस चर्चा के दौरान जब आप अपने अपने व्यूज़ को फ्री होकर बोलना सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। आप सीखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम किस तरीके से अपने विचारों को बिना किसी से डरे, बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधा के कह सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके अंदर का न केवल टैलेंट बाहर निकलता है, आपका जो ज्ञान है, शब्दों की जो रचना है और शब्दों के प्रवाह के साथ आपको अपनी बात को कितनी खूबसूरती के साथ सामने रखना है, वो सब आप सीखते हैं। और ये सब भी आपका हिडन करिकुलम का हिस्सा है। कई बार आप ये जो टैलेंट होता है वो कैरी करते हैं अपने घर से ही, कई बार आप अपने टीचर से सीखते हैं, कई बार आप अपने सहपाठी से सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्कूल लाइफ में हमारे इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? नॉर्मली हमारे क्लासमेट्स होते हैं और हमारे टीचर्स होते हैं। मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं, नहीं, वो तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया में फंस गए हैं तो। कमिंग बैक टू द लेक्चर, सहयोग, मदद करना। सबसे पहले आप खाना शेयरिंग करने के लिए बोलते हैं ना टीचर कि बेटा अपना टिफ़िन शेयर करना सीखो। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड? पर्पस तो यही है ना कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो आज आप शेयर कीजिए। कल जो आपने इस स्कूल से ग्रहण किया है विद्या, वो कल आप बाहर जाकर समाज में बांटेंगे। मूल्य जो आज आपने यहाँ से ग्रहण किए हैं, संस्कार जो आज आपने ग्रहण किए हैं, वो कल आप बांटेंगे, राइट। तो बच्चा वहाँ से ये सब सीखता है। अच्छा, टीम वर्क सीखता है। हम सबसे पहली बार अगर टीम बनाकर कहीं खेलते हैं तो स्कूल में खेलते हैं ना, हमारी टीम होती है और हमारी टीम दूसरी टीम के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप एक हेल्दी कंपटीशन क्या होता है वो समझते हैं। अपनी टीम में रह के आप सहयोग कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आप दूसरी टीम के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। हारना या जीतना क्या है, उसके बाद हार को कैसे लेना है, जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है, वो भी आप सीख जाते हैं। स्कूल में रहते रहते ही, कॉलेज में रहते रहते ही वो वातावरण आपको सिखा देता है, राइट। तो ये हिडन करिकुलम का एक हिस्सा कहलाया जाता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस आप सीख लेते हैं। कई बार आप देखते हैं और आप अपने घर में डिस्कस भी करते हैं कि आज आपकी बेमतलब में डांट पड़ गई, तो पर आपने उस बात को किसी तरीके से बैलेंस कर लिया अपने अंदर, उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए आप बहुत ज़्यादा, या आपने टीचर के प्रति कोई रोष नहीं रखा या उस बच्चे की तरफ कोई कोई भावना नहीं रखी द्वेष की या नाराज़गी की कि मेरी इस बच्चे की वजह से डांट पड़ गई। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको टॉलरेंस का। तो अल्टीमेटली स्कूल से, स्कूल के नियमों कानूनों में बंद कर, बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर कई बार पनिशमेंट्स लेकर, कई बार मोटिवेशन लेकर हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ये समझिए, अगर हम किसी भी तरह से टीचर के व्यवहार को, करिकुलम को, पढ़ाई के बोझ को या किसी भी ऐसी चीज़ को अपने अंदर बैलेंस नहीं कर पाते हैं जो हमें परेशान करती है, तब आप इस नवनीत वर्ड डिप्रेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअल में डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको टॉलरेट करना आना ही चाहिए। और जब आप टॉलरेट करके, स्ट्रगल करके निकलते हैं ना बाहर, तो आप बहुत ही तराशे हुए हीरे के जैसे हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीखें। यहाँ एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो आप उसके विषय में बात ज़रूर करें। जो स्टूडेंट आपको बॉदर कर रहा है आप बात कीजिए, किसी और स्टूडेंट को बिठा लीजिए भले ही, या
टीचर को बिठा लीजिए। टीचर का व्यवहार आपको बॉदर करता है तो पेरेंट्स को भी ज़रूर बताइए और टीचर से भी खुद से बात ज़रूर कीजिए। कई बार अनजाने में भी कोई बच्चा हर्ट हो जाता है और टीचर को पता भी नहीं चलता। ये केवल टीचर तक ही सीमित नहीं है, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, प्रिंसिपल, अलग अलग दिशाओं में आप इसको ले जाइए, अलग अलग लोगों तक ये बात जाती है। इसलिए टॉलरेंस को इतना ज़्यादा अपने अंदर ज़बरदस्ती ठूसना नहीं है, सीखना है, लेकिन उसको अपने अंदर हावी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप फीडबैक दे रहे हैं, राइट। फीडबैक का मतलब है कि अगर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन में आपने वाद विवाद कर रहे हैं, तो वाद विवाद में जब एक आपके ऑपोजिट टीम से किसी ने कुछ बोला और आपको उसकी बात को कटाक्ष करना है, तो आप किस तरीके से कटाक्ष करेंगे और फिर अल्टीमेटली ये वाद विवाद होने के बाद आप एक दूसरे के साथ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये शेयर कर सके कि तुम्हारी वहाँ ना ये गलती थी, तुमको इस तरीके से इतना शार्पली नहीं बोलना चाहिए था या इतना बिटरनेस नहीं लेकर आना चाहिए था टोन में, राइट। अगर आप ये सब चीज़ें सीखेंगे तो लोकसभा में कल की डेट में आप जाकर हंगामा नहीं करेंगे, आप बहुत ही खूबसूरती से अपनी बातें कहेंगे, ठीक है। आगे तो बढ़ना ही है ना, देश को तो संभालना ही है ना, तो लोकसभा में भी तो जाओगे ही, राज्यसभा में भी जाएंगे ही, राइट। चलिए ये तो हो गए सारे सकारात्मक पहलू, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुनने में। हिडन करिकुलम तो बहुत ही गजब करता है हमारे जीवन में, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जानते हैं कि हिडन करिकुलम नकारात्मक तरीके से किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले असमानता को बढ़ावा देना। अब ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो सिर्फ टीचर्स के पास ही है, क्योंकि टीचर स्कूल में स्टूडेंट्स को अगर दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एक बच्चा जो बहुत ही अच्छा है, कहना मानता है, पढ़ाई करता है, 100 on 100 लेकर आता है, 100 out of 100 लेकर आता है, 10 on 10 लेकर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम उस बच्चे को बहुत ज़्यादा वेटेज दें। और वो बच्चा जो एग्ज़ाम पास करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, हम उसके साथ दूसरा व्यवहार रखें, नहीं। यहाँ टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये और ये दोनों बच्चे समान हैं मेरे लिए, मेरे मतलब टीचर के लिए दोनों बच्चे समान हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो 10 on 10 लेकर आता है, इसकी काबिलियत को हम और शार्प करें ताकि ये बोर्ड एग्जाम्स में और जीवन में बहुत अच्छा करे, लेकिन अपने अंदर घमंड ना लेकर आए, ईगो ना लेकर आए। हमें इस बात को भी चेक करना है कि क्या ये बच्चा अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेट करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है, या बस उनसे अलग थलग रहता है। वो बच्चा जो एग्ज़ाम पास करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है और डाइवर्टेड नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शैतान है, मैं तो कहती हूँ अगर शैतान भी है तो उसकी शैतानी को भी कंट्रोल करके, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करके वो एकेडमिक्स में भी अच्छा करे और स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, या जिस भी एक्टिविटी में उसका मन ज़्यादा रमता है उसमें भी एक्सेल करे, ये टीचर का काम है, राइट। तो हम इन दोनों बच्चों को एक नज़र से देखें, इनमें डिफरेंस ना रखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि हम सकारात्मक तौर पर हिडन करिकुलम को सार्थक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर को पता होता है असल में कि वो बिहेव तो अलग कर रही है, और बच्चे को भी पता है, इसको भी पता है जो शार्प है बच्चा पढ़ाई में। मैं तो कहूँगी कि जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही होंगी और जो पढ़ाई के लिए टाइम डिवोट करता होगा, उसके लक्ष्य बड़े होंगे, जिसने असल में समझ लिया आज ही से जीवन में कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो वो सधा हुआ है एकदम, उसकी मेंटालिटी, उसका माइंड एकदम सेट है कि मुझे पढ़ना है और वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये बच्चा जो डाइवर्टेड है, जिसकी एनर्जीज इधर उधर चैनलाइज हैं, इसको भी कुछ बड़ा करना है पर इसको दिशा नहीं मिल रही है। अगर हम इन दोनों में भेदभाव रखेंगे तो बच्चे को भी पता है, और ये जो भेदभाव होता है, ये जो फ़र्क होता है, जो टीचर की तरफ से आता है, क्लासमेट्स की तरफ से आता है, कई बार प्रिंसिपल्स की तरफ से भी आता है, ये फ़र्क डालता है और बच्चे को असहज करता है, क्लास में पीछे लेकर आता है, और बच्चा बहुत ही असमानता के इस भेदभाव को महसूस करके नकारात्मक हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है और स्टूडेंट्स को भी बैलेंस करना है। अपने आप को कम मत समझिए, आपकी जो एनर्जीज है ना उनको चैनलाइज करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। दूसरा, पक्षपात की भावना हो जाती है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दुखद है,
स्कूल्स में एक बच्चा जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आता है, हाई क्लास से आता है, ये देखने में आया है कि उस बच्चे को डांटने का तरीका भी टीचर्स का अलग हो जाता है। जबकि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का अगर बच्चा आ रहा है तो उसके साथ बिहेवियर कई बार अलग हो जाता है टीचर्स का, और ये सबको पता है ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा अगेन नोटिस कर रहा है और ये बच्चा भी नोटिस कर रहा है। तो किसी भी तौर पर हमें पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में या सोशल स्टेटस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जैसा बिहेव कर रहे हैं दोनों के बीच में, बच्चे वो सब नोटिस कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो या तो ग्रूम होगी या फिर वो ज़िंदगी में पीछे चले जाएंगे, राइट। तो ये हिडन क्यूरिकुलम जो हमें बहुत आगे बढ़ाता है ना, ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक। चलिए, लैंगिक रूढ़िवादिता आज भी है। लड़कियां एक पर्टिकुलर गेम नहीं खेल सकती, लड़के ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, नहीं लड़के वर्क एक्सपीरियंस के क्लास में क्या करेंगे, इनको क्या कुछ क्यों बना के रखना है किचन के लिए, ये चीज़ें आज भी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के पीरियड में अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, होम साइंस में कुछ सिखा रहे हैं, लड़कों को भी सिखाइए, कढ़ाई बुनाई सब कुछ, सबको बराबर समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है सबको बराबर समझिए। लैंगिक भेदभाव किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो लड़की जो क्लास में पढ़ रही है लड़कों को अपने बराबर और लड़कियों को अपने बराबर समझेगी। सिमिलरली लड़के लड़कियों को भी अपने बराबर समझेंगे, बाकी लड़कों को भी अपने बराबर समझेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स में भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो बच्चा जो हताश हो गया है, ये हताशा ना उसके साथ स्कूल तक नहीं रहती है, ये हताशा उसके साथ कॉलेज में और फिर उसकी आगे की लाइफ तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, टीचर्स की खास तौर से, कि हम इस बात का ध्यान रखें, बिकॉज ये लिखित तो है नहीं कहीं, हमारे बिहेवियर से ही बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है। चलो, तो लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, राइट। उसके बाद अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम बहुत ज़्यादा शार्प कंपटीशन बच्चों के बीच में ले आएंगे ना, तो जो हेल्दी कंपटीशन है वो तो ख़त्म। उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह हो जाएगी चिढ़, ईर्ष्या, जो नहीं होनी चाहिए। आपने ऑलरेडी पढ़ा है वेदों में कि हमें तो इन सब भावनाओं को समाप्त करना है ना, और स्कूल कॉलेज का काम होता है कि बच्चे को एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी माइंड सेट दे, थिंकिंग दे, राइट। तो बहुत ज़्यादा शार्प कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बैलेंस करके रखना है हमें, ठीक। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबको पता है टीचर क्लास में है, हमें बिहेव करना है। सबको पता है टीचर क्लास के बाहर गई है, हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को कहें कि चुप रहो, हमारा कहना मानो, ऐसी स्थिति में जब चुप रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता और ये बिहेवियर उसका आगे तक चलता है, कॉलेज तक चलता है और आगे तक चलेगा, ऑफिस में भी बोल नहीं पाएगा। उसको मालूम ही नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से हमें पढ़ाई कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा आज्ञा मानने के बाद भी बच्चा करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है काम, सिर्फ मान लेने से समस्या समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। कई बार अगर कुछ ठीक नहीं लगता है, स्पष्ट नहीं लगता है, तो उसको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नकारात्मक प्रभाव में ये दे रखा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, ठीक है ना, कीप साइलेंस, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ऑलवेज। कभी कभी ठीक है, नहीं ऑलवेज नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही हर वक्त आप ये सोचे, एक्सपेक्ट करें एक स्टूडेंट से कि हर वक्त ये जो मैं जो कह रही हूँ वो माने। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात इसको ज़रूर माननी चाहिए, तो उस बात के साथ उसके जो फ़ायदे हैं वो बच्चे को गिनाइए। और अगर कई बार बच्चा एक आधी बार नहीं भी मानता है बात, तो उसको समझिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग के लिए स्पेशल काउंसलर की ज़रूरत नहीं हो, स्पेशल काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं टीचर्स, ठीक है। रचनात्मकता को, क्रिटिकल थिंकिंग को कम कर देता है। अब अगर हम ये कहें कि आप एक पेड़ बनाइए, ठीक है, और पेड़ बनाने की शुरुआत ही उसने तने से की और फिर बना दिया उसने पूरा पेड़, जैसा कि एक टीचर ने बोर्ड में बनाया था, तो ठीक वैसा ही बच्चा फॉलो करेगा, तो जड़ कौन बनाएगा?
राइट। तो जड़ें बनाना भी तो ज़रूरी है ना, पर अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चा वही करे जो उसको निर्देशित किया गया है, तो बच्चा का जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रचनात्मकता उसकी कम हो जाती है। इसलिए हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आए, और अपने क्लासरूम को भी हमें इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए कि बच्चे की जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ बोल सके, कह सके अपनी बात, एटलीस्ट कह तो सके ना, राइट। तो ये भी इस बात का एक नकारात्मक प्रभाव है हिडन क्यूरिकुलम का, कि अगर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे की रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी अगर बच्चा हो जाता है, हर बात में जी 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 करेगा और टीचर बड़ी खुश है, नहीं, थोड़ा सा सोचिए कि हो सकता है ये बच्चा अंदर अंदर नहीं करना चाह रहा एक पर्टिकुलर काम, प्रोजेक्ट, आर्ट वर्क या वॉटएवर जो भी आपने दिया है, तो उससे बात करना ज़रूरी है। चलिए, इसके बाद सांस्कृतिक पक्षपात, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को समझिए कि सीबीएसई स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, और ऐसे स्कूल्स में शहर के बच्चे भी आते हैं जिनको शहर का कल्चर पता है, और गांव से बच्चे आ रहे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं और वो रमना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जाने अनजाने, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद जानकर और कई बार अनजाने में भी मान लीजिए, हम एक भेदभाव कर लेते हैं उन दोनों बच्चों के बीच में। मैंने खुद देखा है कि जो बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा, या अपने आप को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहा, या एक प्रॉपर प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ पा रहा, तो इतनी छोटी सी बात पर भी बहुत बड़ी बात बना दी जाती है। तो पहले आप समझिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। गांव में लाइट आ रही थी, प्रेस हो पाई, नहीं हो पाई, उसका कोई कारण होगा। अगर पैंट्स छोटे हो गए हैं, बड़े नहीं ले पा रहे हैं पेरेंट्स, मतलब साइज़ के नहीं बनवा पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है वो हमें समझना चाहिए। और अगर आपको बात करनी भी है तो कभी भी बच्चों को क्लासरूम के सामने या फिर असेंबली में फी डिफ़ॉल्टर्स को बुला लेना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, क्योंकि ये भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो अल्टीमेटली क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, बच्चों के बीच में किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी डेफिनेटली हम टीचर्स की होती है। उसके बाद पदानुक्रम का डर, हायरार्की का डर, ठीक है ना। एक चीज़ इस बात को समझिए कि हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि मॉनिटर ने अगर हमारा नाम लिख दिया तो टीचर हमें फ़ौरन से पनिशमेंट दे सकती है। ये डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल ने हमें कुछ कह दिया, कैप्टन ने कुछ कह दिया, हाउस कैप्टन ने, स्कूल के मॉनिटर ने, क्लास के मॉनिटर ने, या क्लास के हाउस कैप्टन में, ये डर बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर द डिसिप्लिन सेक हमने एक पैनल बनाया है, दैट इज़ ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा डर के रहे। डर का माहौल नहीं होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन आप करवाइए ताकि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को व्यक्त कर सके, राइट। तो हिडन क्यूरिकुलम क्या है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये जानना तो ज़रूरी है। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप टीचर हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। कुछ बातें टीचर्स को बुरी लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों, टीचर्स से मैं बात कर रही हूँ, टीचर्स जो सुन रहे हैं, तो मेरी प्यारे दोस्तों, असल में ऐसा होता है और होना नहीं चाहिए। बिकॉज कुछ भी कह लीजिए, वी आर मेकिंग द नेशन। जैसा हम कंडक्ट करेंगे क्लास को, हमारे स्टूडेंट्स वैसे ही आगे जाकर कंडक्ट करेंगे अपने वर्क प्लेस को, अपने नेशन को, राइट। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो हिडन क्यूरिकुलम में था, हिडन क्यूरिकुलम पर आधारित था। सब कुछ आ गया है। इनका नाम याद रखिएगा, फिलिप वेस्ले जैक्सन। इनको आप फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के नाम से पढ़ेंगे। इन्होंने किताब लिखी थी लाइफ इन क्लासरूम, ठीक है ना, और जिसमें हिडन क्यूरिकुलम के बारे में, विषय में बात की गई थी। और भी बहुत सारे लोगों ने बात की है, लेकिन इनका नाम मुख्यतः आप देखेंगे, राइट। वेल, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। शिक्षालय 2.0 पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड डेडिकेटेड चैनल्स मिलेंगे। शिक्षालय जो पुराना चैनल था उस पर साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। खैर, एनीवे, एजुकेशन सब्जेक्ट से अपना रिश्ता अच्छा बनाइए, शिक्षालय 2.0 आइए। अभी तक के लिए जितना भी कंटेंट समझाया है उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।